हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रश्न करेंगे। सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ले लेंगे आपकी स्टील जो कि कुछ इस प्रकार से है। ये मान लेंगे आपकी स्टील और ये है रबर। ये है आपका रबर और ये है आपका स्टील और ये है आपका रबर। अब हम मान लेते हैं इस स्टील की जो लंबाई है, वो मान लेते हैं हम आपकी है LS। इस स्टील की जो लंबाई है वो कितनी है LS, और इस रबर की जो लंबाई है वो हम कितनी मान लेते हैं आपकी LR मान लेते हैं। इस रबर की जो लंबाई है वो कितनी मान लेते हैं हम LR मान लेते हैं। अब हम इस पर नीचे की ओर कौन सा बल आरोपित करेंगे, दोनों में ही कौन सा बल आरोपित करेंगे, विरूपक बल, और यहाँ पर भी क्या आरोपित करेंगे, विरूपक बल ही क्या करेंगे, आरोपित करेंगे। और विरूपक बल के रूप में हम इस पर क्या आरोपित करेंगे, आपका इस प्रकार से कोई आपका m द्रव्यमान का एक ऐसा पिंड लटका देंगे। m द्रव्यमान का कोई आपका एक ऐसा पिंड लटका देंगे जिसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है। और यहाँ पर भी हम एक m द्रव्यमान का क्या लटका देंगे, आपका पिंड लटका देंगे। तो ये हो गया आपका स्टील, ये हो गया आपका रबर। दोनों में ही हमने, इसका भी द्रव्यमान कैपिटल M है, इसका भी द्रव्यमान कैपिटल M है, दोनों को हमने इससे क्या कर दिए, बांध दिए। अब ये जो है अपने भार के कारण नीचे की ओर आएगा, तो नीचे की ओर इस पे क्या लगेगा, भार लगेगा, जिसका मान क्या होगा, mg। और ये भी अपने भार के कारण इस रबर को क्या करेगा, नीचे की ओर लाएगा, अर्थात ये भी नीचे की ओर कौन सा भार लगाएगा, mg भार लगाएगा, जिसके कारण इन दोनों की ही जो है आपकी, इन दोनों की ही जो है लंबाई में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। और यहाँ भी क्योंकि हमने इसमें भार लटका है, का पिंड लटका है, जो कि जिसका जो भार है वो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, जिससे इसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यहाँ इतनी लंबाई में वृद्धि हुई है, और यहाँ यदि बात करें तो आपकी इतनी लंबाई में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। दोनों का हम सामान्य मान लेते हैं, इतनी लंबाई में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ओके, तो अब हम पहले बार स्टील के लिए लगाएंगे आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और फिर लगाएंगे आपके रबर के लिए क्या लगाएंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक लगाएंगे। और जिसके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या मिलेगा, हमें ज्यादा मिलेगा, जिसके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्यादा मिलेगा वो अधिक प्रत्यास्थ होगा। और यहाँ जो आपकी लंबाई में परिवर्तन हुआ है इसे मान लेते हैं हम आपका डेल LS। इसकी जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है इस स्टील की, वो मान लेते हैं डेल LS है। डेल का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन, और यहाँ जो लंबाई में परिवर्तन हुआ है इसे मान लेते हैं हम डेल LR। इसकी लंबाई थी LR, अब इसकी जो भी लंबाई में परिवर्तन हुआ है इसे हमने क्या मान दिया, आपका डेल LR मान लिया, डेल LR मान लिए। अब हम क्या लगाएंगे, स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थ गुणांक को y से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgl डिवाइड बाय, ये होता है आपकी प्रारंभिक लंबाई, पाई r स्क्वायर लंबाई में परिवर्तन। अब यदि हम स्टील के लिए लगाए तो बताइए, इस पर जो आपका भार लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg। और जो mg होता है वो क्या होता है, आपका एक प्रकार से भारी होता है, तो यहाँ जो आएगा वो mg ही आएगा इंटू L। L क्या होती है आपकी प्रारंभिक लंबाई, तो इस स्टील की प्रारंभिक लंबाई कितनी है आपकी, LS है। इस स्टील की प्रारंभिक लंबाई कितनी है, LS है, डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर। हमने क्या किए है, जो आपका स्टील है इसकी भी जो त्रिज्या माने हैं वो हमने r ही माने हैं, और इस रबर की भी जो त्रिज्या है वो हमने कितनी माने हैं, r ही माने हैं। तो यदि इस स्टील की जो त्रिज्या है वो r है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, और यहाँ भी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यदि आप
क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, आपका क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या थी आर, तो यदि हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके लिए अनुप्रस्थ काट से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसके लिए भी क्या आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और यहाँ आता है आपका क्षेत्रफल जो कि हमने लिख दिए। और फिर आता है एल। एल क्या होता है, आपकी जो भी लंबाई में परिवर्तन हुआ, कितना हुआ है, डेल एल एस। कितना लंबाई में परिवर्तन हुआ है, डेल एल एस हुआ है। तो यह इस प्रकार से अप्लाई होगा आपका किसके लिए, स्टील के लिए। अब हम लगाएंगे रबर के लिए। रबर के लिए वाई का फॉर्मूला क्या है आपका, जो हम स्टील के लिए जो आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उसे क्या मान लेते हैं, वाई एस मान लेते हैं, और रबर के लिए मान लेते हैं वाई आर। आर टेंड्स टू रबर। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितना बार आरोपित हो रहा है, एम जी, जो कि प्रारंभिक लंबाई है इस रबर की, वो कितनी है आपकी, एल आर। प्रारंभिक लंबाई कितनी है आपकी, एल आर है। और जो क्षेत्रफल है इसका वो भी कितना है आपका, पाई आर स्क्वायर। और जो यहाँ क्या आती है आपकी लंबाई में परिवर्तन, जो इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है आपका, डेल एल आर। तो ये हो गया स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और ये हो गया आपके रबर के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसे नाम दे देते समीकरण नंबर 2 और इसे नाम दे देते समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 भागित क्या करेंगे, समीकरण 2 करने पर हमने क्या क्या किया, सर्वप्रथम हमने मान लिया है आपका स्टील और ये आपका रबर, इसकी लंबाई मान लिया एल एस है और इसकी लंबाई मान लिया हमने एल आर है। और यदि हम गौर से देखें तो जो आपका एल एस है उसका मान आपके एल आर के क्या इक्वल है, तो यहाँ क्या है आपका एल एस किसके इक्वल है, एल आर की इक्वल है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आपकी स्टील की लंबाई है वह आपकी किसकी लंबाई है, एल आर की लंबाई है। उसके बाद हमने क्या किया, स्टील और रबर में ही एक कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड लटका दिया, यहाँ भी लटका दिया, जिससे कि जो इस रबर की लंबाई में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। लंबाई परिवर्तन क्या है आपका, डेल एस, डेल एल एस, और इसकी लंबाई परिवर्तन कितना हो गया, डेल एल आर। इनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था, यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो निकला हमारा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों की जो त्रिज्या है वो कितनी माने हमने, आर माने है। अब समीकरण नंबर 1 का भाग समीकरण 2 में देंगे, तो किस प्रकार देंगे, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में। तो वाई एस अपॉन वाई आर डिवाइड बाय, ऊपर लिख देंगे ये वाली वैल्यू, एम जी एल एस डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर डेल एल एस, पाई आर स्क्वायर डेल एल एस हो गया, डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू लिख देंगे, एम जी एल आर डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर डेल एल आर। तो हमने कर दिए समीकरण नंबर 1 भागी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, वाई एस डिवाइड बाय वाई आर। अब जब यदि हम इसे ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एम जी एल एस डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर डेल एल एस। अब यदि हम इसे ऊपर लाएंगे तो ये आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, अर्थात पाई आर स्क्वायर डेल एल आर डिवाइड बाय एम जी, ये आ जाएगा नीचे आपका एम जी एल आर। ये चले गया आपका ऊपर, ये आ गया आपका नीचे, और ये जैसा का वैसा। अब हमने जो है, जो आपकी रबर की लंबाई है, जो आपकी स्टील की लंबाई है, उससे किसके बराबर माना है, रबर की लंबाई के बराबर माना है। तो यहाँ हम एल एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, आपका एल आर लिख देंगे। तो एम जी एल एस के स्थान पे एल आर डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर डेल एल एस इंटू पाई आर स्क्वायर डेल एल आर डिवाइड बाय एम जी एल आर। देखिए ये एम जी एल आर से एम जी एल आर कैंसिल, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, हमारा जो आपका हो जाएगा वाई एस अपन वाई आर का जो मान आएगा, वाई एस डिवाइड बाय वाई आर क्या हो जाएगा आपका, डेल एल आर डिवाइड बाय डेल एल एस। तो ये हो जाएगा आपका वाई एस अपन वाई आर का मान कितना हो जाएगा, डेल एल आर और डिवाइड बाय डेल एल एस। अब डेल एल आर का क्या मतलब है, रबर की लंबाई में वृद्धि, रबर की लंबाई में वृद्धि, और जो आपका डेल एल आर है उसका अर्थ क्या होता है आपका,
स्टील की लंबाई में वृद्धि। यही होता है आपका स्टील की लंबाई में वृद्धि। तो यहां से आपका जो आ गया वायस अपन वायर किसके बराबर आ गया, रबर की लंबाई में वृद्धि डिवाइड बाय स्टील की लंबाई में वृद्धि। अब दैनिक जीवन में एक बात जानते हैं, यदि आप एक रबर लेंगे, ये हो गया आपका रबर साधारणतः, और एक यदि आप स्टील लेंगे और स्टील लेंगे, उनकी लंबाई यदि आपस में बराबर है और यदि आप दोनों को ही समान रूप से खींचेंगे, यदि इस पर भी आप जितना बल लगाएंगे उतना ही बल इस पर भी लगाएंगे, तो हम सभी जानते हैं जो आपका रबर होगा वो आपका ज्यादा खिंचाएगा, वो रबर क्या होगा ज्यादा खिंचाएगा, जबकि स्टील पे यदि लगाएंगे तो स्टील आपका ज्यादा नहीं खिंचाएगा। अर्थात जो होगी आपकी रबर की लंबाई में जो वृद्धि होगी विरूपक बल लगाने पे वो ज्यादा होगी और स्टील की लंबाई में वृद्धि कैसी होगी, कम होगी। यदि आपके डेल एल आर का मान, यदि आपके डेल एल आर का मान डेल एल एस से अधिक है, यदि आपके डेल एल आर का मान डेल एल एस से अधिक है, क्यों, क्योंकि ये आपका रबर और ये आपका स्टील, इसमें दोनों में विरूपक बल लगा है और आप सभी जानते हैं आसानी से कि आप रबर को खींचोगे ज्यादा खिंचाएगा जबकि स्टील को खींचोगे तो ज्यादा नहीं खिंचाएगा। अर्थात डेल एल आर का मान डेल एस से अधिक होगा। डेल आर के सामने क्या आपका वाई एस, तो यहाँ वाई एस लिख लेते हैं। डेल एल एस के सामने क्या है आपका डेल वाई एल लिख लेते हैं। तो यहां से हमें समझ आएगा कि आपका जो वायस होता है वो किससे बड़ा होता है, आपका वायर से क्या होता है, बड़ा होता है। अर्थात जो आपका स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो रबर के यंग प्रत्यास्थता गुणांक से क्या होता है, आपके ज्यादा होता है। वो हमने कैसे निकाले, क्यों, क्योंकि डेल एल आर के सामने था वायस तो यहाँ लिख दिए, डेल एल एस के सामने था वायर तो उसे यहाँ लिख दिया और ये बड़ा का साइन जैसे का वैसा। और यहाँ से हमें ये समझ आ गया कि आपके वायस का मान किससे अधिक होता है, वायर से। और यदि वायस का मान वायर से ज्यादा था, स्टील के लिए जो आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो रबर के लिए जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उससे अधिक है, तो कौन अधिक प्रत्यास्थ होगा, आपका स्टील क्या होगा, अधिक प्रत्यास्थ होगा। क्यों, क्योंकि स्टील का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है। तो हमने इसे इस प्रकार क्या कर लिए, सिद्ध कर लिए कि जो आपकी स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक रबर के यंग प्रत्यास्थता गुणांक से क्या होता है, अधिक होता है। अतः आपका जो स्टील है वो रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है।